वंदे मातरम में आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और एक बार फिर रोज की तरह एक दूसरी कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। कल मैंने आपको बाराबंकी के सीरियल किलर की कहानी सुनाई थी। कहानी आप लोगों ने पसंद की, कई लोगों ने कई सारे कमेंट किए। कुछ कमेंट के जवाब आज मैं देना चाहूँगा। कई लोगों ने कहा कि आप डायरेक्ट कहानी शुरू किया कीजिए, कई लोगों ने कहा कि थोड़ा जल्दी सुनाया कीजिए कहानी को। तो बुरा मत मानिएगा, सामने से ये बातें बोलना थोड़ा सा आसान लगता है कि अगला चाहे तो जल्दी से कहानी शुरू करके जल्दी से सुना देगा, कहानी खत्म हो जाएगी, आपका डाटा बच जाएगा, मेरा भी टाइम बच जाएगा, आपका भी टाइम बच जाएगा। तो मैं सारे शुरू में इधर उधर की बातें करता क्यों? तो बड़ी सीधी सी बात है, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ तो ऐसा मान के चलता हूँ कि मेरे सामने आप बैठे हैं। एक कैमरे को देखते ही तुरंत उस लय में आ जाना, उस रिदम में आ जाना कि कहानी को ठीक से सुनाया जा सके, उसी इंटरेस्ट के साथ सुनाया जा सके। ये चीज़ें काफ़ी मुश्किल होती हैं, लिहाजा कोई भी होगा जो स्टोरी वगैरह सुनाता होगा तो थोड़ा सा अपने आप को वार्म करने के लिए, उस माहौल में खुद को ढालने के लिए, आपको भी उस माहौल में ले जाने के लिए थोड़ा सा 1-2 मिनट आपसे बात करता है, आपसे इंटरेक्ट करता है, ताकि आप भी मेरी बातों पे जोर दें, अपने मेरी बातों पे ध्यान दें, मेरा भी गला साफ हो जाए, तब जाके कहानी सुनाओ, ताकि जो कहानी सुनने का मजा है आपका वो खराब ना हो, क्योंकि मेन काम मेरा आपको कहानी सुनाने का है। लिहाजा मैं थोड़ा सा इधर उधर की बातें करता हूँ, अपने आप को तैयार करता हूँ कहानी सुनाने के लिए। और इधर उधर की बातों में भी मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें ही आपको बताता हूँ। जैसे आज की जो बात है, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो शायद अपने आप में आपसे, आपके बच्चों से, आपके घर के परिवार वालों से एक बेईमानी होगी। क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि उज्बेकिस्तान में एक कंट्री है उज्बेकिस्तान, वहाँ पे 19 बच्चे कुछ टाइम पहले उन्हें नॉर्मली बुखार हुआ, मौसम चेंज हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ, बुखार हुआ, खांसी हुई, जुकाम हुआ। बच्चों के जो माँ बाप थे जाते हैं, जाने के बाद मेडिकल स्टोर वगैरह से दवा लेते हैं, कफ सिरप लेते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चे कफ सिरप पीते हैं कुछ दिन बाद 19 बच्चों की मौत हो जाती है। अब ये मामला जब बाहर आता है, एक तरह से सरकार की नींव हिलती है कि 19 बच्चों की बुखार से, जुखाम से मौत हो गई, तो सबको लगता है कि कोई गंभीर बीमारी आ गई या फिर कोरोना पहुंच गया, फिर क्या हो गया। जांच पड़ताल होती है, छानबीन होती है, इसमें बाकायदा WHO इन्वॉल्व होता है। सारी जांच पड़ताल में, सारी छानबीन में जो 19 बच्चों की मौत का कारण निकल के सामने आया, वो कारण हमारे इंडियन ब्रांड मरीन बायोटेक की 2 कप सिरप है। एक का नाम है एमरोनॉल, दूसरे का नाम है DOK1 मैक्स। ये 2 दवाएं ऐसी हैं जिनकी वजह से 19 बच्चों की मौत मानी जा रही है, और बाकायदा WHO ने इस बात की चेतावनी दी है कि इन दवाओं को बंद किया जाए, इन दवाओं से आप दूर रहिए, किसी भी कंडीशन में इन दवाओं को ना खरीदें। तो आपसे यही उम्मीद है कि अगर मौसम चेंज हो रहा है, आपके बच्चों को खांसी, जुकाम, बुखार हो रहा है, तो आप प्रयास कीजिए कि मरीन बायोटेक की दवा ना लीजिए, और खासकर उसमें जो एमरोनॉल और DOK1 मैक्स, इन दोनों दवाओं को ना लीजिए, क्योंकि ये दवाएं खाने के बाद 19 बच्चों की मौत हो चुकी है। अभी तक इंडिया में ये खबर वायरल नहीं थी, तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। तो एक महत्वपूर्ण बात थी। अब आते हैं आज की सीधा कहानी के ऊपर। आज की कहानी अपने आप में इतनी हैरान करने वाली है, अपने आप में इतनी चौंकाने वाली है, क्योंकि हमारे देश में जब कोई घटना होती है तो हम लोग सीधा पुलिस प्रशासन, इन सारे लोगों पे उंगली उठा देते हैं कि सरकार चाहे तो, पुलिस चाहे तो इस घटना को रोक सकती थी, बचाव कर सकती थी, सारी चीज़ें कर सकती थी। लेकिन आज की कहानी जब मैं आपको सुना लूँगा तो आपसे एक सवाल पूछूंगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस सवाल का जवाब देंगे। आज की कहानी केरल की है, कहानी केरल के कोल्लम जिले की है। दरअसल पिछले से रविवार को, इसी 2023 के जो पहला रविवार पड़ता है, उसी रविवार को एक पड़ोसी को या फिर एक आदमी को आवाज़ आती है कि उसके पड़ोस के घर में कुछ लोग दर्द से कराह रहे हैं, दर्द से चिल्ला रहे हैं, और ये आवाज़ दोपहर के वक्त अचानक से आने लगती है। जो पड़ोसी फौरन उठता है, उठने के बाद उस घर की तरफ भागता है जिस घर से आवाज़ आ रही थी, और जैसे ही अंदर जाता है इस पड़ोसी की हवा खराब हो जाती है। क्योंकि उस घर का जो मालिक था संतोष, पूरी तरह खून से भीगा हुआ,
उसके पेट की अतड़ियाँ बाहर आ चुकी थी, सारे अंदर के पार्ट्स दिख रहे थे, पेट उसका बुरी तरह फट गया था। और उसके बगल में एक 17-18 साल का लड़का जो कि संतोष का रिश्तेदार था, वो भी दर्द से करा रहा था, उसकी भी बॉडी से खून निकल रहा था। अब ये चीज जब ये पड़ोसी देखता है, देखने के बाद फौरन आसपास के लोगों को इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद तुरंत इन दोनों को उठाता है, उठाने के बाद हॉस्पिटल लेके जाता है। अब जैसे जैसे ये दोनों लोग हॉस्पिटल जा रहे थे, जिनके ऊपर ये हमला हुआ था, ये सारी चीज हुई थी, इनको देखने के बाद सारे लोगों के दिमाग में बस यही सवाल था कि आखिर इन दोनों को ऐसी हालत में पहुंचाने वाला है कौन? क्या हुआ है? इनके पेट से अतड़ियां तक बाहर आ चुकी हैं, यानी किसी ने मारा है। वो मारने वाला कौन है? किस लिए मारा है? कैसे मारा है? ये सारे सवाल आसपास के सारे लोग जानना चाह रहे थे। लेकिन सबसे पहले इन दोनों को लेके हॉस्पिटल जाते हैं। जाने के बाद डॉक्टर आता है, आने के बाद चेक करता है। तो जो 17 साल का लड़का था वो तो थोड़ा सा सीरियस था, गंभीर था। उसे फौरन लेके जाते हैं, मरहम पट्टी करते हैं, खून वगैरह रोकने का इंतजाम करते हैं, बाकी खून वगैरह चढ़ाया जाता है। लेकिन जो संतोष था वो हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते मर चुका था। अब डॉक्टर भी जब ये चीज देखते हैं तो उन्हें सीधा सीधा लगता है कि ये मामला पुलिस का है। फौरन डॉक्टर पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस कुछ देर में पहुंचती है। सारी चीजें जो पड़ोसी थे उनसे पूछताछ करती है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन पड़ोसियों के पास कोई जवाब नहीं था। इसके बाद बचे 2 आदमी, दोनों में से एक मर चुका था और एक अभी गंभीर रूप से हॉस्पिटल में भर्ती था। उसके होश में आने का पुलिस वाले इंतजार करते हैं, बाकी सारे लोग इंतजार करते हैं। लेकिन सारे लोग एक बात से बड़ा परेशान थे कि इन दोनों से न किसी की कोई दुश्मनी थी, न किसी से कोई रंजिश थी। सामान्य जिंदगी ये दोनों जीते थे। तो आखिर किसी ने भरे दोपहर में ऐसे अचानक से कैसे इनके ऊपर हमला किया और क्यों मार दिया? न किसी के पास कोई जवाब था, न किसी के पास कोई क्लू था। लिहाजा पुलिस वाले और बाकी गांव के और आसपास के जो लोग थे, सारे लोग इंतजार करते हैं। थोड़ा वक्त बीतता है और ये 17 साल का जो लड़का है, जब ये होश में आता है और इससे जब पूछताछ की जाती है, पुलिस वाले फौरन जाते हैं। जाने के बाद बयान वगैरह दर्ज करने के लिए जब पूछताछ करते हैं तो ये लड़का बताता है कि मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है वो कौन था, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है मैं उनको कई बार देख चुका हूँ। संतोष अंकल के साथ उनसे वो मिलते रहते हैं, उनसे बातचीत करते रहते हैं, उनके बड़े खास दोस्त हैं। अब लड़का भी पहचान नहीं कर सकता था, जिसके ऊपर हमला हुआ वो मर ही चुका था। लिहाजा पुलिस वाले अब इस संतोष के सारे खास दोस्तों के, खासकर जो उस गांव के आसपास के इलाकों के थे, उनकी एक लिस्ट तैयार करते हैं। उनकी फोटो फेसबुक से, बाकी जगहों से इधर उधर से मंगाते हैं। मंगाने के बाद शिनाख्त के लिए इस लड़के के सामने बारी बारी से सारी तस्वीर, सारे नाम लेके आते हैं। कई तस्वीर आने के बाद अचानक से एक तस्वीर ऐसी भी आती है जिसे देखने के बाद ये लड़का चौंकते हुए, चिल्लाते हुए कहता है कि साहब साहब यही है जिसने मुझे मारा था और यही है हमारे अंकल का कातिल। अब वो आदमी, जब उसके बारे में पुलिस वाले पता करते हैं कि आदमी है कौन, तो जैसे ही सारे पड़ोसी देखते हैं, उनको दिखाया जाता है, उनसे पूछताछ जब करते हैं पुलिस वाले, तो सारे पड़ोसी एक सुर में कहते हैं कि साहब ये इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि ये संतोष का सबसे खास दोस्त प्रकाश है। ये दोनों बचपन के साथी हैं। ये दोनों बचपन से साथ पढ़े हैं, साथ लिखे हैं, सारी चीजें साथ करते हैं, हमेशा एक दूसरे से मिलते रहते हैं। इन दोनों में ऐसी कौन सी रंजिश हो गई जो प्रकाश संतोष की जान का दुश्मन हो गया? बहरहाल पुलिस वाले प्रकाश के पास जाते हैं, प्रकाश को उठाते हैं, उठा के थाने लाते हैं। प्रकाश भागने की तैयारी में था। थाने लाने के बाद जब प्रकाश से पूछताछ करते हैं तो थोड़ी देर तक तो प्रकाश घुमाता है, लेकिन इसके बाद जब पुलिस अपने अंदाज में, अपने तरीके से पूछताछ करती है, प्रकाश थोड़ी देर तक बरगलाता है। लेकिन बरगलाने के बाद जब प्रकाश टूटता है तो एक ऐसी बात, एक ऐसी कहानी निकाल के सामने लाता है जो कहानी अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली है, बड़ी चौंकाने वाली है। दरअसल जो प्रकाश और संतोष हैं, ये बचपन से एक दूसरे के साथ रहते थे, बड़े जिगरी दोस्त थे। एक टिफिन में खाना खाते थे, एक क्लास में पढ़ते थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे, कोचिंग भी एक साथ जाते थे, क्लास भी एक साथ जाते थे। दोस्ती इतनी गहरी थी कि जब प्रकाश और संतोष बड़े हो गए तो जो कुछ बचपन की चीजें थी
बचपन की जो खेल थे, वो सारी चीजें ये लोग कभी नहीं छोड़ते हैं। संतोष और प्रकाश बचपन में एक खेल खेलते थे। आमतौर पर ये खेल हम लोगों ने भी खेला है, खासकर जो यूपी बोर्ड के स्कूलों में रहे हैं उन्होंने तो ये खेल बड़ा खास तौर पे खेला होगा। दरअसल इस खेल में कई लड़के होते हैं, एक दूसरे से कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारे इस टाइम पीरियड के बाद, जैसे 1 घंटे का उसमें ब्रेक हुआ या 2 घंटे का ब्रेक हुआ, तो 2 घंटे बाद अगर मैं तुम्हारे पास आऊँगा, स्टॉप बोलूँगा या फिर कुछ ऐसे शब्द होते हैं उनको बोलूँगा, अगर मौके पे तुम अपने गाल पे या फिर अपनी पीठ पे, जैसा जो जहाँ का नियम होता है, वो चीज़ नहीं करते हो तो मैं तुम्हें एक मुक्का मार सकता हूँ, और अगर 1 घंटे से पहले मैंने गलती से बोल दिया तो तुम मुझे मार सकते हो। ये सारी चीज़ें हमने खेली हैं, और ऐसा ही खेल ये दोनों भी खेलते हैं। पर इस खेल में जो वर्ड था, वो वर्ड बोलना था माँ। दरअसल माँ का मतलब यहाँ पे माता या मदर से नहीं है, ये मलयालम एक वर्ड है। माँ बोलने के बाद सारे लोगों को अपनी गाल पे, अपनी पीठ पे हाथ रखना होता था। जो लोग नहीं रख पाते थे उनको मारा जाता था। ये दोनों भी ये खेल खेलते हैं। खेलने के बाद कभी संतोष प्रकाश को मार देता, कभी प्रकाश संतोष को मार देता। मारने का, एक दूसरे को पंच करने का जो सिलसिला है, कई दिनों तक चलता है। धीरे धीरे साल बीत जाता है, दोनों बड़े होते हैं, उसके बाद भी चलता रहता। कभी संतोष प्रकाश को मार देता, कभी प्रकाश संतोष को मार देता। बेसिकली इसमें मारने का मतलब भी कोई ऐसा नहीं था कि बहुत तेजी से मार दिया, कोई दुश्मनी निकाल रहा। एक खेल था, खेल के तरीके से दोनों लोग खेलते हैं। लगभग 15 सालों तक ये दोनों जब एक दूसरे को देखते तो इस बात की होड़ लग जाती कि कौन पहले माँ बोल के एक दूसरे की पीठ पे मार लेगा। धीरे धीरे बड़े होते हैं, मिलना जुलना भी थोड़ा बहुत कम होता है। संतोष प्रकाश अब थोड़ा थोड़ा दूर होने लगते हैं। लेकिन एक दिन जैसे ही प्रकाश संतोष के सामने पड़ता है, संतोष माँ कहते हुए प्रकाश की पीठ पे एक घूसा मार देता है। मारने के बाद दोनों हंसते हैं, हंसने के बाद एक दूसरे से मिलते हैं, मिलने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। थोड़ा वक्त बीतता है, संतोष की और प्रकाश की शादी हो जाती है। लेकिन जैसे ही शादी होती है, शादी के कुछ दिनों बाद, यानी 5-6 महीनों बाद, जो प्रकाश है उसकी पीठ में, रीढ़ की हड्डी में अचानक से दर्द शुरू होता है। दर्द शुरू होने के बाद जो प्रकाश है हॉस्पिटल जाता है। जाने के बाद दिखाता है, दवाई वगैरह होती रहती है। डॉक्टर थोड़ा सा आराम करने को बोलते हैं, सिकाई करने को बोलते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, दर्द इसका बढ़ता जाता है। इधर दर्द बढ़ता जा रहा था, इधर शादी को वक्त गुजरता जा रहा था, और अंत में अचानक से गांव वाले, घर वाले इस बात का ताना देने लगते हैं कि तुम्हारी शादी कितने वक्त गुजर गए, इतने साल बीतते जा रहे हैं, अभी तक तुम्हें कोई औलाद हुई, संतान क्यों नहीं हुई। अब ये ताना, ये टोंट बार बार जब प्रकाश को मिलता रहता तो कहीं ना कहीं अचानक से इस प्रकाश के दिमाग में आता है कि कहीं इन सबकी वजह वही घूसा तो नहीं जो संतोष ने कई साल पहले मेरी पीठ में मारा था। और मुझे लगता है उसी घूसे की वजह से मेरी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत हुई, उसी घूसे की वजह से मैं बाप नहीं बन पा रहा, उसी घूसे की वजह से मेरा बीपी, मेरा शुगर, ये सारी चीजें हाई रहने लगी। यानी इन सारी चीजों का जो जिम्मेदार है कहीं ना कहीं अब संतोष है। तो आप सोच के देखिए कि इस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा था, क्या उपज थी, कि कभी कुछ साल पहले जो कभी मजाक में घूसा इसकी पीठ पे लगा था, अपनी रीढ़ की दिक्कत में, अपने संतान उत्पत्ति की दिक्कत में, उसी घूसे का हाथ ये बार बार मान रहा था। समय बीतता जा रहा था, इसको ना कोई बेटा होता, ना कोई बेटी होती, और अचानक से इसकी पत्नी की मौत हो जाती है, आज के ठीक 2 साल पहले। अब जैसे ही इसकी पत्नी की मौत होती है, इसका जो गुस्सा था संतोष पे कई 100 गुना बढ़ जाता है। चूंकि पत्नी मर चुकी थी, दूसरी शादी ये करना नहीं चाह रहा था, चूंकि 45 साल इसकी उम्र थी, रीढ़ वगैरह में दिक्कत थी, बीपी थी, शुगर थी, तो कोई दूसरी पत्नी इसको मिलती भी कहां से। यानी इसको सीधा सीधा लग गया था कि अब मेरा ना तो वंश चलेगा, और मेरा वंश न चलने की जो वजह है, ये मेरा दोस्त संतोष है। अगर ये मेरी पीठ पे मारा ना होता तो मेरी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत ना होती, ना मेरा बीपी हाई होता, ना मेरा शुगर हाई होता, और मैं बाप बन जाता। अब ये सारी चीजें इसके दिमाग में जब चलने लगती है तो कहीं ना कहीं ये संतोष को मारने के लिए, उसका कत्ल करने के लिए प्लान बनाने लगता है। प्रकाश बेसिकली पेंटर का काम करता है, जाता है मार्केट में, चाकू लेके आता है, और पेंटरों के पास सैंड पेपर होता है, आपको ये बात पता होगी,
कहीं कुछ गंदगी लगी हो तो उसको रगड़ के साफ करने के लिए। तो डेली अपने सैंड पेपर से अपने चाकू पे धार चढ़ाता और चाकू को ऐसा बना लिया था कि मानो छू दो तो उंगली कट जाए। 1 साल तक इस संतोष को मारने के लिए संतोष की रेकी करता है कि संतोष कब अकेले मिलेगा, कब मैं मार के बच सकता हूं, कब मैं उसको सही तरीके से मार सकता हूं, कब मैं मारूंगा तो कोई बीच में नहीं आएगा। 1 साल तक रेकी करने के बाद फाइनली वो दिन आता है 2023 के पहले संडे का। संतोष के परिवार के सारे लोग कहीं गए हुए थे। ये बाकायदा सुबह आता है, आने के बाद संतोष से मिलता है, संतोष से पूछता है कि बाकी घर वाले कहाँ गए। संतोष बताता है कि किसी काम से बाहर गए हैं, शाम तक आएंगे। यानी अब इसके पास गोल्डन चांस था। ये अपने घर पे जाता है, जाते जाते संतोष से पूछ जाता है कि क्या दोपहर में तुम कहीं जाओगे। संतोष कहता है कि नहीं, आज दोपहर को मैं सोऊंगा, पावर नैप लूंगा, काफी थका हुआ हूं, आज संडे है, सोने का दिन है। घर पे जाता है, चाकू लेता है, चाकू लेके संतोष के घर में आता है। 2-2:30 का वक्त था, संतोष सोता रहता है। अचानक से ही चाकू लेके संतोष के ऊपर टूट पड़ता है और 3 वार चाकू के संतोष के पेट में करता है। लेकिन चूंकि चाकू को इसने ऐसा बना रखा था कि 3 ही वार में इसकी अतड़ियां पेट से बाहर निकल आती है, अंदर के सारे पार्ट्स फट जाते हैं। संतोष नींद से उठता है, उठने के बाद चिल्लाने लगता है, कराहने लगता है। उसकी कराहने की, उसकी चीखने की आवाज पास में उसका एक रिश्तेदार 17-18 साल का एक लड़का जब सुनता है, वो भी भाग के आता है अपने अंकल को बचाने के लिए। अब चूंकि प्रकाश को निकलना था तो उसे लगता है कि अब ये लड़का देख चुका है, मैं फंस जाऊंगा। चाकू के कई बार ये उस लड़के पे भी करता है। करने के बाद वहां से भाग जाता है। भागने के बाद वो जो कोल्लम जिला था उसको छोड़ के कहीं जाने का प्लान करने लगता है। लेकिन इससे पहले पुलिस आती उसे पकड़ती है और ये पूरा वाकया निकल के सामने आता है। अब मेरा सवाल आपसे, जो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि एक सवाल पूछूंगा, तो सवाल बस इतना सा है कि पुलिस हो, प्रशासन हो, चाहे आर्मी हो, चाहे मिलिट्री हो, किसी चीज को जो प्लान करके किया जाए, किसी से किसी की दुश्मनी हो, किसी की रंजिश हो, या फिर किसी के साथ कोई रैंडम इंसान कर दे रहा है कोई क्राइम, या फिर कोई लड़की जा रही सड़क पे, उसके साथ कुछ लोग दरिंदगी करने की कोशिश करते हैं, छेड़खानी करने की कोशिश करते हैं, तो इस मामले में हम पुलिस वालों को कसूरवार ठहरा सकते हैं कि पुलिस चाहती तो मौके पे पहुंच जाती, बचा लेती। लेकिन अगर एक खास दोस्त, दोनों एक ही थाली में खाने वाले थे, एक ही कपड़े पहनने वाले थे, अगर इतने खास दोस्त एक दूसरे के कत्ल का प्लान बनाते हैं, तो इस प्लान को पुलिस कैसे नाकाम करे, या फिर ऐसे लोगों को कैसे आइडेंटिफाई करे, या फिर कैसे पकड़े। तो ऐसे मामलों में पुलिस वालों को हमेशा कसूरवार ठहराना या फिर हमेशा जिम्मेदार ठहरा देना किस हद तक सही होगा, इसका जवाब आप खुद सोचिएगा, खुद दीजिएगा। क्योंकि जैसा भी है, जब आप कोरोना काल में अपने घरों में अपने ही परिवार का जूठा नहीं खाना चाह रहे थे, अपने ही भाई के गिलास में पानी नहीं पीना चाह रहे थे, उस समय भी मैंने देखा है कई चीज़ों को बड़ी करीबी से। पुलिस वाले बेचारे शहर के, गांव के नाकों पे खड़े रहते थे। हालांकि कई पुलिस वालों ने कई गलत काम किए होंगे, लेकिन 90% पुलिस वालों ने अपनी जान की जोखिम को लेते हुए अपना काम ईमानदारी से किया। तो मैंने 2 बातें आपको बताई, एक उस सिरप के बारे में, उसके बारे में आपको फिर से याद करा दूं। मरीन बायोटेक कंपनी है, WHO ने बाकायदा वार्निंग दी है, तो प्लीज़ ऐसे प्रोडक्ट से बचिए, बाकी लोगों को भी बताइए। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।